हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस लेक्चर में हम जिवाजी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे हर एक क्वेश्चन का कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आपको लेआउट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको ट्रिक्स क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्या यूज करने हैं, आपको डिटेल में एक एक चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को। और साथ ही साथ आप सभी को पता है जिवाजी यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, ये 31 मार्च के दिन कंडक्ट करवाया गया है। तो 31 मार्च 2024 के दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका पेपर का पार्ट 1 होता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पासिंग गारंटी, यानी हम एक एक स्टूडेंट को इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि एटलीस्ट पास होने की आपको पासिंग मार्क्स तक हम आपको पहुंचा देंगे, यानी आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपके पेपर का पार्ट 1 होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जिसमें थ्योरी, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर एक मॉक टेस्ट में 40 से 50 एमसीक्यूज हमने कवर कर रखा है, तो उस तरीके से आपके 400 to 500 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर हो जाते हैं। देन नोट्स, काफी सिंपल फॉर्म में नोट्स हमने आपके लिए डिजाइन कर रखा है, जिससे कि आप काफी सारे चीजें, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाए। सिर्फ एक बार अगर आप रीड करते हो तो आपको नोट समझ में आ जाता है। देन 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जिसमें हमने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। वहां से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारी यूनिवर्सिटीज के भी कवर कर रखा है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपको देखने मिलेगा विद 100% पासिंग गारंटी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन उसी के साथ साथ पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका फुल सिलेबस हम कवर करवाएंगे, जिसमें आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये पेपर 2 में भी हम आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए पेपर 2 का हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आपका फुल सिलेबस हम आपका कवर करवाएंगे फॉर पेपर 2। तो जिसके लिए आपको अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर सकते हो पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए, जिसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाता है। तो दैट्स इट। जल्द से जल्द हम आपके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। Research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, सो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनकी बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, कि उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफ स्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। सो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो।
ओके। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो। तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थ्योरी को डेवलप करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, or reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called। इस क्वेश्चन में हमें एक रीजनिंग की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी रीजनिंग होगी, क्या ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी, इंडक्टिव या फिर एबनॉर्मल रीजनिंग होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि एक रीजनिंग है, उस रीजनिंग को आपने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, मतलब एक पर्टिकुलर आपने कुछ चीजों को, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व कर आपने उस एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दिया, मतलब ऑब्जर्व कर आपने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, जर्नल थ्योरी दी। तो ये कौन सी रीजनिंग में आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, आपको ये दो रीजनिंग याद रखनी है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास एक थ्योरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग में, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, आप गेस करते हो, एंड उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन लास्ट में आप कंफर्म करते हो आपके रिजल्ट, या फिर रिजेक्ट कर देते हो। देन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो कोई चीज को, जैसा इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड किया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, देन एक पैटर्न फॉलो किया, देन उस पर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन करा, एंड देन उसके बेसिस पर एक थ्योरी जनरेट करा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट मतलब एक यूनिवर्सल, सबके लिए एक थ्योरी, एक जर्नल थ्योरी डेवलप किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, एंड कंक्लूड कर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो, मतलब एक जर्नल थ्योरी देते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग की। वेराज डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करते हो, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उस थ्योरी को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट देते हो। सो ये आपके डिडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन नहीं हो जाएगी। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है एबनॉर्मल रीजनिंग। एबनॉर्मल रीजनिंग आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। सो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। बस रिसर्च में आपको दो ही टाइप की रीजनिंग याद रखना है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी अवेलेबल होती है, उस थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, एंड देन रिजल्ट कंफर्म कर देते हो। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते, पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हो, देन पैटर्न फॉलो करते हैं, देन उस पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस ले डाउन कर एक जर्नल थ्योरी देते हो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हो। तो ये हो जाएंगे आपकी डेफिनेशन इंडक्टिव रीजनिंग की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे। स्टैटिस्टिक क्या होता है कि आपके जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, सैंपल से मिलने वाली वैल्यूज को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसको हम क्या कहते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स है, समझ लो हंड्रेड्स में आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं। अब इस पॉपुलेशन में से मैंने क्या कर लिया, सैंपल अपने सेलेक्ट कर लिया, मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जिसमें 10 पीपल है, 10 मेंबर्स है, और इनका मैंने वेट मेजर किया। सो इन 10 पर्सन का एवरेज वेट आ रहा है x1 बार। उसी तरीके से फिर से मैंने एक और सैंपल सेलेक्ट कर लिया 10 लोगों का, इसका मुझे एवरेज वेट मिल रहा है x2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे इन 10 लोगों का एवरेज वेट मिल रहा है x3 बार। सो ऐसे मैंने 10 लोगों का 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और उनका मैंने एवरेज वेट निकाल लिया। अब
ये जो वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं, ये x1, x2, x3 जो मुझे वेट मिल रहा है मेरे सैंपल का, इसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, मतलब सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैं क्या करूंगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगी, जैसे ये x1 बार, x2 बार एंड x3 बार। तो मुझे जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं, और इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, इसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी सैंपल के जो स्टैटिस्टिक मिल रहा है आपको, स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सैंपल के जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और उसी इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, इस तरीके से स्प्रेड करते हो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, जैसे आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ये मतलब आपके मीन से कितना आपका जो वैल्यूज है वो स्प्रेड है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को, और जो आपकी वैल्यूज मीन से कितनी ज्यादा दूर है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो ये स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन नहीं होगी, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक का डिफरेंस को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। ये भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वैल्यूज मिल रही है, उससे हम कहते हैं पैरामीटर। सो यहाँ पर इसकी भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, tabulation sources of data is shown in the, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि tabulation में sources of data को आप कहाँ मेंशन करते हो। सो tabulation क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। tabulation का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसर्च में आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उस डेटा को टेबल में शिफ्ट करते हो, आप टेबल में उसको फिल करते हो। सो टेबल में फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन को आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक टेबल है। इस टेबल में हम सारी चीजें देखेंगे कि फुटनोट, बॉडी, स्टब और कैप्शन को आप कहाँ लिखते हो। सो फुटनोट, तो फुटनोट में आप जो सोर्सेस ऑफ डेटा मेंशन करते हो, वो आपके जो इस भी पेज पे टेबल होगा, उस पेज के बॉटम में आप फुटनोट मेंशन करोगे, मतलब सोर्सेस। फुटनोट्स में जो भी सोर्सेस ऑफ डेटा होगा, जहां से भी आपने डेटा लिया होगा, वो सारा मेंशन करते हो। देन बॉडी, बॉडी क्या होता है, आपके टेबल का जो मेन पार्ट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका यहाँ पर बॉडी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, ये आपकी बॉडी होती है, मेन पार्ट ऑफ द टेबल। देन स्टब, स्टब क्या होता है कि आपके जो ये हेडिंग्स होते हैं टेबल में, जो ऊपर साइड हेडिंग होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टब। देन कैप्शन, कैप्शन क्या होते हैं, आपका जो भी टाइटल होगा, टेबल के ऊपर जो भी टाइटल लिखते हो, वो आपको हो जाएगा कैप्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टैबुलेशन में, मतलब टेबल में, आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हो। तो टैबुलेशन में सोर्सेस ऑफ डेटा को आप फुटनोट्स में, जो आपके टेबल के जिस पेज पर आपका टेबल होगा, उस पेज के बॉटम में आप आपके सोर्सेस ऑफ डेटा को फुटनोट्स में मेंशन करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटनोट। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमनली मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं। अब डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा कैसा स्प्रेड आउट है। आपका डेटा, मान लीजिए ये मीन है, मीन से कितना फैला हुआ है, कितना दूर है आपका डेटा, ये हमें डिस्पर्जन बताता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है। अब ये कॉमनली कौन सा आपको मेजर बताता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल जैसे नेम में मीनिंग है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। क्वार्टाइल डिविएशन वो अपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे Q1, Q2 एंड Q3।
तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 एंड 4। तो अपने डेटा को क्वार्टाइल डिवीजन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और ये बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। लेकिन हम कॉमनली ये मेजर नहीं यूज करते, ये टूल नहीं यूज करते, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन भी ये बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है और कितना स्प्रेड आउट है, कितना डिविएशन है आपका मीन से, कितना ज्यादा आपका डेटा फैला हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं। सो आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमनली हम हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है मीन से, ये देखने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं। देन रेंज क्या होता है कि हायर वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपको रेंज बताता है। बट मोस्ट कॉमनली हम मेजर ऑफ कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट रेंज। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है, सिग्मा अपॉन म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यही बताता है कि आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्प्रेड आउट है मीन से। लेकिन आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताता है, याद रखिएगा, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है। आपको याद रखने का है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट, in an experimental research study, the primary goal is to isolate and identify the effect produced by। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक प्राइमरी गोल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल ये होता है कि आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना इफेक्ट प्रोड्यूस बाय। इफेक्ट कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इफेक्ट दिखाता है, सो वो वेरिएबल होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल यही होता है कि ये फाइंड आउट करना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट शो कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे आपको ये डायग्राम देखना है, इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इफेक्ट देखते हैं, क्या इफेक्ट दिखा रहा है वो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसे हम एक्स्ट्रा वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं रिसर्चर जिनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। देन कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल और प्राइमरी गोल यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट दिखा रहा है उसको मेजर करना, उसको आइडेंटिफाई करना। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द सीरीज 638957 इज। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है और एक डेटा गिवन है, उस डेटा का हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मीडियन आपके डेटा की मिडिल वैल्यू, आपके डेटा की मिडिल और सेंटर वैल्यू का हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है। अगर आप स्टेप्स को याद रखते हो तो आप मीडियन को कैलकुलेट करना कभी नहीं भूलोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। सो स्टेप 1 में आपको जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी सीरीज गिवन है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपके डेटा को। तो आप किस तरीके से अरेंज करोगे, स्मॉलेस्ट डेटा आपके यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 3, देन 5, देन 6, देन 7, 8 एंड 9। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने डेटा अरेंज कर दिया। देन स्टेप 2 ये देखोगे आप कि आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको टोटल कितने नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका जो डेटा है वो इवन है। अगर आपका डेटा इवन होता है तो उस केस में आपको 2 मिडिल वैल्यू मिलती है, अगर आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही मिडिल वैल्यू मिलती है। सो हमारा डेटा इवन है तो हमें 2 मीडियन वैल्यू मिलेगी, मतलब
आपने जो डेटा अरेंज करा है, यहाँ पर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर आपको 6 मिल रहा है, और राइट साइड से आप पर थर्ड नंबर पर आप देखोगे कि आपको 7 नंबर मिलेगा। तो इस केस में अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 6 है, और राइट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 7 है। सो आप इवन में क्या करते हो, अगर आपका डेटा इवन होगा, स्टेप 3, अगर आपका डेटा इवन होगा उस केस में आप क्या करोगे, एवरेज लोगे। मतलब ये जो दो मीडियन वैल्यू, आपको दो मीडियन वैल्यू मिल गई, और तो उस दोनों वैल्यू का आप क्या करोगे, एवरेज लोगे, मतलब मीन लोगे। तो एवरेज किस तरीके से लेते हैं, 6 + 7, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 7 आपका हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5। तो यहाँ पर आपका इस केस में आपके जो मीडियन होगा, इस सीरीज का जो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 6.5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5। नेक्स्ट, रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस की बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। तो याद रखिएगा, एम्पायरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, एंड देन ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, क्लिनिकल रिसर्च में पीपल के हेल्थ या फिर इलनेस के बारे में रिसर्चर स्टडी करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्वेशन और उनके एक्सपीरियंस को आगे नहीं रख सकते। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, बेसिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो क्या कैसा इफेक्ट बता रहा है। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होती है, ऐसी रिसर्च जो सिर्फ और सिर्फ लैब्स में परफॉर्म की जाती है, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऐसी रिसर्च जो जिस रिसर्च में रिसर्चर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और रिसर्चर के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस पर वो रिसर्च बेस्ड होती है, उस रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, The kurtosis of any univariate normal distribution is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी kurtosis की क्या वैल्यू होगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम मेसोकॉर्टिक भी कहते हैं, उस केस में आपकी kurtosis जिसे हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 3 = 3। याद रखिएगा, जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो मतलब कुछ इस तरीके से हो, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकॉर्टिक हो उस केस में आपकी कर्टोसिस यानी बीटा 2 की वैल्यू 3 हो जाती है। देन हम रिमेनिंग कर्टोसिस के बारे में देख लेते हैं, जैसे लेप्टोकॉर्टिक। लेप्टोकॉर्टिक को हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं। पॉजिटिव कर्टोसिस की वैल्यू और लेप्टोकॉर्टिक की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 3 होती है, याद रखिएगा। लेप्टोकॉर्टिक जिसे हम पॉजिटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है, एंड प्लेटिकर्टिक की वैल्यू हमेशा 3 से लेस होती है, और मेसोकॉर्टिक की = 3 होती है। प्लेटिकर्टिक जिसे हम नेगेटिव कर्टोसिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव कर्टोसिस की 3 से ग्रेटर देन वैल्यू, 3 से ज्यादा वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव कर्टोसिस की, जिसे हम लेप्टोकर्टिक भी कहते हैं। नेगेटिव कर्टोसिस जिसे हम प्लेटिकर्टिक भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 से कम होती है, लेस देन 3 होती है। एंड मेसोकर्टिक जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी कर्टोसिस की वैल्यू, इस केस में अगर आपका मेसोकर्टिक यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो तो उस केस में आपकी कर्टोसिस की वैल्यू = 3 हो जाती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, 3। नेक्स्ट,
Which of the following terms refers to statistical method that can be used to statistically equate groups on a pretest or some other variables? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम यूज करते हैं किसी ग्रुप को इक्वेट करने के लिए या फिर किसी ग्रुप को कंपेयर करने के लिए या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए। सो वो कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल तो इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ये कोई स्टैटिस्टिकल टर्म नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे क्या होता है, एक रिसर्च में डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसकी हेल्प से आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सर्वे क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चनर करवाकर आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस। सो इन सारे टूल्स के थ्रू आप सर्वे करवाकर आप रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर ये भी सर्वे भी स्टैटिस्टिकल टूल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। यस, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हो। तो याद रखिएगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, इसको हम एनकोवा भी कहते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनकोवा भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस की जगह एनकोवा भी आ सकता है, आपको ये भी याद रखना है, और एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस भी आ सकता है। सो एनकोवा शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। सो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके यूज से हम किसी ग्रुप को कंपेयर करते हैं या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ covariance. And thank you for watching this video. I hope this lecture is helpful for you all and good luck with your preparations.